आरजे एकेडमी और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस कोर्स के अंदर बेसिकली CSIR नेट JRF के जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग JEE मेंस की या फिर JEE एडवांस या फिर IIT JAM की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जो सिलेबस है वो सब कुछ सेम होता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ CSIR नेट की, तो जो सिलेबस CSIR नेट का है उसका जो सिलेबस है वो लगभग सभी एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकता है। बस डिफरेंस ये होता है कि किस लेवल के आपसे क्वेश्चंस को वो पूछता है। अगर मैं बात करता हूँ IIT JAM की तो थोड़े इजी लेवल के आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ CSIR नेट JRF की तो वहाँ पर थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम किसी लेवल के अंदर आगे जाएंगे आप लोग वहाँ पर स्किप कर सकते हो। अगर आप लोग लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अगर आप IIT JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स को पढ़ सकते हो। 15 से 20 लेक्चर जो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो CSIR नेट JRF की और गेट एग्जाम की, तो आपको सभी लेक्चर्स को थॉरोली अच्छे से देखना है, सभी नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको थर्मोडायनामिक्स बेसिकली सारा जो है सिलेबस हमारा दिया हुआ है वो सभी को आपको यहाँ पर सिलेबस कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको नोट्स के जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से नोट्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन हैं, चाहे वो CSIR नेट के हों या फिर गेट के हों, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन, जैसे हम लोग कोई टॉपिक कवर करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन हम लोग साथ साथ ईजिली यहाँ पर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा चैप्टर है आज थर्मोडायनामिक्स, ये कितने मार्क्स का आपसे CSIR नेट के अंदर पूछा जाता है। तो समथिंग अराउंड आपको 15 से लेकर 20 मार्क्स तक का ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को ईजिली मिल जाएगा। और पार्ट बी और पार्ट सी दोनों ही पार्ट के अंदर आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट सी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किन किन को छोड़कर आप लोग चल सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लें, ताकि उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर होगा तो आपकी जो तैयारी होगी वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी और समथिंग अराउंड 3-4 महीने के अंदर आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोग आराम से JRF को जो है वो क्लियर कर सकें, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, ये 15 से लेकर 20 मार्क्स का आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, राइट। तो अगर मैं एक एग्जाम को वेटेज दूँ 15 से 20 मार्क्स की, दैट मीन्स वो चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता जस्ट बिकॉज ये आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए आपसे 15 से 20 मार्क्स का ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये चैप्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसकी एप्लीकेशन है और क्या ऑब्जेक्टिव है थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने का, क्यों हम लोग थर्मोडायनामिक्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और क्या इसका डेली लाइफ के अंदर यूज़ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि क्या जो है आपको ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं थर्मोडायनामिक्स के। तो जो मैंने पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है वो लिखी हुई है टू जनरेट एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिसोर्सेज, राइट। जब भी हम लोग कोई रिसोर्सेज को बनाएंगे तो सबसे पहले एक चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोल्यूशन की, जितना वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है या फिर जितना हम उससे काम निकाल रहे हैं, अगर जो हमारा काम निकल रहा है वो हमारा इस जो इतना पोल्यूशन हो रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग उसको इको फ्रेंडली बोल सकते हैं, हम लोग उसको रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग व्हीकल चलाते हैं, हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके अंदर हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं, राइट। तो बेसिकली वो जब पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा जो वर्क कर रहा है उसके बाद हमारी जो गाड़ी आगे चलती है उससे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि जो पीछे का साइलेंसर है वहाँ से धुआं निकलता है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अब पोल्यूशन तो वो क्रिएट कर रहा है तो क्या हम उसका यूज़ करना छोड़ दें? लेकिन साथ ही साथ वो हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प कर रहा है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कितनी ईजी हो जाती है। अगर मैं बात करूँ 70 से 80 साल या फिर 2 साल पहले की, तो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जहाँ पर कार नहीं थी, बाइक नहीं थी, वहाँ पर लोग क्या करते थे, पैदल ट्रैवल करते थे। आज की डेट के अंदर हम लोग कार के अंदर कहीं भी इधर से उधर जा सकते हैं, 1 घंटे के अंदर ईजिली हम लोग 70 to 80 किलोमीटर्स को ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्लाइट्स की, तो फ्लाइट्स के अंदर हम लोग और भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। लेकिन पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन जितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और जो हमें उससे आउटकम
आउटकम मिल रहा है वो आउटकम हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्सेज देखने को मिलेगा जहाँ से जो आउटकम निकल रहा है, जहाँ से जो हमारा आउटकम है, जिसको हम यूज़ करके जो हमारा आउटकम आ रहा है वो कम आ रहा है, लेकिन जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उस रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो किस रिसोर्स को यूज़ करना है, किस को नहीं करना है, ये भी हम लोग कहाँ से डिसाइड करते हैं, उसके थर्मोडायनामिक्स से। अगर हमारा पेट्रोल का कंबशन जो हो रहा है उससे जो कितनी एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है और कितना पोल्यूशन निकल रहा है, उसका जो बैलेंस है वो कौन बताता है हमें, वो हमें बताता है थर्मोडायनामिक्स। और आप लोग देख ही सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन आज की डेट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं पिछले 200 साल की, तो 200 साल के अंदर दो ही सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है। पहली कम्युनिकेशन और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन को आप छोड़ दिया जाए तो कम्युनिकेशन भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतनी ग्रो नहीं कर पाती। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट के अंदर। जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है। और ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा फैक्टर है एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप बनाने के लिए। इसीलिए जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो CSIR का हो या फिर गेट का हो, उसके अंदर इस टॉपिक को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ताकि स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करके आ रहे हैं एग्ज़ाम को, उसको इस चैप्टर की अच्छी खासी नॉलेज हो। साथ ही मैंने लिखा हुआ है टू जनरेट नॉन पॉल्यूटिंग रिसोर्सेज। इसकी मैंने अभी बात की है कि जो हमारा रिसोर्सेज है, हमें ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट बिल्कुल भी ना करे। पहली बात तो हमें चाहिए जो बिल्कुल भी ना कर पाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, ये जब हम धीरे धीरे थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो है जितने भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर ही रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमारा आउटकम, जिस हम रिसोर्सेज को आउटकम जो हमारा रिसोर्सेज से हो रहा है, अगर वो पोल्यूशन के मुकाबले ज़्यादा है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर किसी रिसोर्सेज से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और आउटकम बहुत कम है उसका, तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका सिलेक्शन भी हमें बताता है थर्मोडायनामिक्स। इसकी स्टडीज़ को करके ही हम लोग रिसोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैंने लिखा हुआ है फाइंड आउट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास बहुत से टाइप की एनर्जीज होती है, मैं बात आगे जब बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होती है। अब उन एनर्जी का सोर्स क्या है, राइट। अगर मैं एक लैंप को जला रहा हूँ तो लैंप मुझे क्या देगा, लाइट एनर्जी देगा। तो लैंप मेरा क्या है, सोर्स है, वहाँ से मुझे क्या हो रही है, एनर्जी मिल रही है। तो लैंप हमने प्रोड्यूस किया, हमारे पास ट्यूबलाइट है, हमारे पास CFL है आज की डेट के अंदर, हमारे पास कार के अंदर जो आगे लाइट होती है वो लाइटें हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, हमने यहाँ पर एनर्जी के सोर्स को यहाँ पर बनाया गया है। तो हमें इन सोर्सेज को भी निकालना होता है कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है या फिर जो कार है, वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी से ये भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी के सोर्स को ढूंढ सकें। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक एक ऐसा सोर्स मिलता नहीं है किसी को कि एनर्जी अपने आप से क्रिएट नहीं हो सकती। हम लोग एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा सोर्स मिले जहाँ से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसकी हेल्प भी हमें कहाँ से मिलेगी, थर्मोडायनामिक्स की मिलेगी। और साथ में लिखा हुआ है टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की आप बात कर लीजिए, कार्नोट साइकिल की, या कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसकी एफिशिएंसी 100% है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बात करूं कार्नोट साइकिल तो वो एक थियोरेटिकल है, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% है, लेकिन ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। तो हम लोग जितनी भी एफिशिएंसी उस इंजन की बढ़ सके, अगर वो 50% काम करे तो हम सोचेंगे वो 70% तक काम करे, वो 80% तक काम करे, तो कितनी उसकी एफिशिएंसी हो सकती है। उसकी एफिशिएंसी को अगर हमें बढ़ाना है तो वहाँ पर भी जो है वो थर्मोडायनामिक्स काफ़ी हेल्पफुल है, उसकी स्टडीज़ काफ़ी हेल्पफुल है। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैंने बात की ऑब्जेक्टिव की, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपने देखा होगा कि जो इसकी एप्लीकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो इसीलिए चैप्टर भी इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए जो भी हमारा एग्जाम जो हमारा कंडक्ट करता है वो चाहता है ये चीज़ कि जो स्टूडेंट इस चीज़ को पढ़ कर आ रहे हैं उन्हें इसकी अच्छी खासी नॉलेज हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, आखिर सिलेबस क्या हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो CSIR नेट का सिलेबस लिया हुआ है। ये जो है वो ऑफिशियल सिलेबस है। बेसिकली काफ़ी कॉम्पैक्ट सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, 4-5 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन इतनी छोटी यूनिट ये नहीं है और ये थोड़ी लंबी यूनिट जाने वाली है। थोड़े ज़्यादा लेक्चर्स यहाँ पर मैं इसके अपलोड करूँगा इस यूनिट के अंदर, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी कंसेप्चुअल है। इस यूनिट के अंदर रटने का कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझने का है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर मज़ा आने लग जाएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो आज का मेरा लेक्चर होगा वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आज के लेक्चर से आपको एज सच कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को
नहीं मिलेगा। लेकिन आज का लेक्चर आपको ये बताएगा कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आखिर पढ़ना क्या है और किस तरीके से आप लोग थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी आगे जाके करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम अपना आज का सिलेबस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, और जो सिलेबस है वो मेरा क्या है, लॉज, जो थर्मोडायनामिक्स की लॉज है, 0th लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उन लॉज की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे स्टेट एंड पाथ फंक्शन। फंक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। कौन से फंक्शन स्टेट फंक्शन है, कौन से पाथ फंक्शन है, उन सब की बात करेंगे। फिर साथ ही साथ उन फंक्शंस की एप्लीकेशंस को भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस। हमारे पास बहुत सारे टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल हमारे पास है, एडियाबैटिक है, हमारे पास आइसोकोरिक है। ये सब जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उस प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना हो रहा है, उस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज कितनी हो रही है, उससे हीट कितनी निकल रही है, एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, उन सब की बात हम लोग यहाँ पर आके करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ तक का जो मेरा सिलेबस होता है वो जेईई मेंस के अंदर भी है। जेईई मेंस के अंदर भी आपसे आइसोथर्मल के अंदर वर्क डन निकालना, आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन निकालना, ये सब चीज़ वो आपसे पूछता है। तो यहाँ तक की जो स्टडीज़ रहेंगी वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बच्चे कर सकते हैं। यहाँ तक के जो क्वेश्चंस है वो आपसे भर भर के पूछता है, जेईई मेंस के अंदर भर भर के पूछता है, जेईई एडवांस के अंदर, और आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर तैयारी कराने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मैक्सवेल रिलेशन के। जनरली ये बीएससी के जो बच्चे होते हैं वहाँ पर स्टार्ट होता है मैक्सवेल का रिलेशन, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से जो आपकी थर्मोडायनामिक जो आपके वेरिएबल्स हैं, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, किस तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट करते हैं। तो मैक्सवेल ने रिलेशन दिया हुआ है, उसके बारे में ये आपको बताया किस तरीके से हम लोग इनको रिलेट कर सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी, यानी कि हम लोग किस तरीके के प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को चेक कर सकते हैं। इक्विलिब्रिया या फिर टेम्परेचर या प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, आप इसको इस तरीके से बोल लो या फिर आप बोल लो थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ इक्वेशन, जो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे ली-चैटलर प्रिंसिपल क्या होता है, एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा CSI या नेट के लिए, भर भर के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं फेज ट्रांजिशन से। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फेज इक्विलिब्रिया, फेज रूल क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आइडियल की भी आपसे पूछने वाला है वो, और नॉन आइडियल की भी पूछने वाला है, और साथ ही साथ हम लोग सॉल्यूशंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं जो CSI और नेट का है, और अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपकी तैयारी गेट के लिए भी अच्छे से हो जाएगी। और मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं, यहाँ तक जो है वो आपसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर आपसे अच्छे से पूछा जाता है। मैक्सवेल रिलेशंस और टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंसी BSc के लेवल के यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है वो, और फेज ट्रांजिशन भी आपको BSc के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोग जितना भी मैं यहाँ पर ज़्यादा डीपली, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो IIT JAM की, तो ज़्यादा डीपली किसी टॉपिक के अंदर मत जाना, मोटी मोटी बात हर चीज़ की पढ़ते हुए जाना, ताकि वो आपको एग्जाम के अंदर आपसे आपके लिए हेल्पफुल हो, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनामिक्स। अभी तक मैंने बेसिक बात की आखिर क्या इसका सिलेबस है और किस तरीके से हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक डेफिनेशन से। तो थर्मोडायनामिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन है जो आप स्टैंडर्ड 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना, उसकी स्टडीज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं। ये वो ब्रांच है साइंस की जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितने फॉर्म की एनर्जी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप की एनर्जी है, मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत लिखी हुई है आपके लिए। मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। इनके अलावा भी और भी टाइप की एनर्जी होती है आपके पास, आपको न्यूक्लियर एनर्जी देखने को मिलेगी, तो और भी टाइप की एनर्जीज होती है। तो उन सभी एनर्जीज़ का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन, किस तरीके से हम लोग इसको एक से किस तरीके से मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से थर्मल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी स्टडीज़ हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर करने वाले हैं। अब इन एनर्जीज़ को हम लोग डायरेक्टली क्रिएट तो नहीं कर सकते। एक लाइन आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं अब तक कि मास एंड एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम इसे, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसी की स्टडीज़ हम लोग कहाँ करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं। तो एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से जो है वो फॉर्म चेंज होती है। तो अब बात कर रहा था मैं आपको कार चलने की, तो कार जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर थर्मोडायनामिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि किस तरीके से कार जो है वो चलती है। जब एक कार के अंदर हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं तो इंजन के अंदर जब उस पेट्रोल का कंबशन होता है, उसकी कंबशन के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी की वजह से आपकी जो टायर हैं वो मूव करते हैं। सबसे पहले क्या होता है,
जो आपका पेट्रोल गाड़ी ने लिया, गाड़ी के अंदर आपने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल का इंजन में कंबशन हुआ, वहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, केमिकल एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी। उस केमिकल एनर्जी की वो हेल्प किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होंगे, ताकि वो इंजन जब घूमेगा तो आपका टायर भी साथ साथ घूमेगा और आपकी जो गाड़ी है वो मूव करेगी। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि एन ऑटोमोबाइल इंजन चेंजेस केमिकल एनर्जी, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कंबशन ऑफ पेट्रोल, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। थोड़ी बहुत वहाँ पर हीट भी निकलती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होता। सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी केमिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा जो वेस्ट निकलेगा एज ए हीट एनर्जी वहाँ पर निकलता है। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी की होगी, जब भी आप लोग बाइक या फिर कार चलाते हैं तो थोड़ा उसका जो इंजन है वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है, एज ए वेस्ट है। और थोड़ा बहुत तो वो गर्म होगा ही। अगर आप कूलर की मोटर भी चलाओगे, कूलर का पंखा भी चलाओगे, उसके बाद उसे बंद करके आप उसको टच करोगे तो वो भी आपको थोड़ा बहुत गर्म मिलेगा। आप लोग फ़ोन को भी, आप लोग अपना फ़ोन भी बहुत देर तक चलाओगे तो वो भी थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम के अंदर से, वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उसे कम कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ हीट जो है वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि कोई भी इंजन क्या होता है, 100% एफिशिएंट नहीं होता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया हुआ, जहाँ में लिखा हुआ है, ए ट्री चेंजेस रेडिएंट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्लांट की जो लीव्स होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, उसके एब्जॉर्ब के बाद उसको वो केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। जो एनर्जीज क्या होती है, प्लांट के वेरियस पार्ट्स के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या रहता है, जीवित रहता है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हैमरिंग एंड नेल चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी टू डिफॉर्मेशन एंड हीट एनर्जी। अगर मैं बात करूँ, हम किसी के ऊपर हथौड़ा मार रहे हैं, तो हथौड़ा मार रहे हैं तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे हाथ से यहाँ से जा रही है क्या है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारी शीट है वो क्या होगी, डिफॉर्म हो जाएगी। पहले क्या है, वो थोड़ी चपटी है, उसके बाद जब हम उसे हथौड़ा मारेंगे तो वो थोड़ी सी चपटी हो जाएगी, यानी कि उसकी शेप चेंज हो रही है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मैकेनिकल एनर्जी की यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो वेस्ट है वो क्या है, थोड़ी सी साउंड भी रिलीज होती है, थोड़ा आप देखोगे मेटल जो क्या हो जाता है, मेरा गर्म भी हो जाता है। तो एज ए हीट और एज ए साउंड जो है आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत वेस्ट होगी ही होगी। कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं होता, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, 70% कर सकते हैं, 80% कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे 100% कर दें तो आपको नोबेल प्राइज़ जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप एक ऐसा इंजन बना दें जो 100% एफिशिएंट है तो आप लोग नोबेल प्राइज़ जीत गए हो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिकल मिक्सचर चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने जब अपने घर में ग्राइंडर यूज़ किया होगा या फिर मिक्सर यूज़ किया होगा, तो वो क्या करता है, आप लोग उसको इलेक्ट्रिकल प्लग के अंदर लगाते हैं। जैसे ही आप लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और आप उसको ऑन करते हैं तो वो जो है आपका जो मिक्सर के अंदर की जो ब्लेड है वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो खींच रहा है, वो आपकी बिजली को खींच रहा है और वो फिर गोल गोल घूम रहा है। आप उसके अंदर वेजिटेबल्स डालोगे, फ्रूट्स डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, कट के उनका क्या बन जाएगा, जूस बन जाएगा। तो बेसिकली हम वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो वो भी एक टाइप की थर्मोडायनामिक्स है। और यहाँ पर भी आपकी साउंड रिलीज होगी, थोड़ा बहुत जो है मिक्सर भी गर्म हो जाता है, तो एज ए वेस्ट यहाँ पर भी निकलता है। अगर मैं बात करता हूँ लैंप की, तो लैंप भी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको चेंज करता है, रेडिएंट एनर्जी के अंदर वो चेंज करा है। फिर मैं बात कर सकता हूँ या मैं उसको बोल सकता हूँ लाइट एनर्जी भी मैं इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ, यानी कि मेरा रेडिएंट एनर्जी और लाइट एनर्जी क्या होती है, एक ही बात होती है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ भी दिया हुआ है, ए थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चेंजेस न्यूक्लियर एनर्जी टू रेडिएंट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जब भी कोई दो न्यूक्लियस के बीच जब कोलिजन होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या होता है, लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट क्या होती है, एमिट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पर ये इसके भी एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी हमारे पास कौन कौन से टाइप की होती है, तो एनर्जी हमारे पास बहुत टाइप की होती है। हमारे पास जो है साउंड एनर्जी होती है, हमारे पास हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, तो बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। और इसी का इंटरन कन्वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। पर थर्मोडायनामिक्स के अंदर डायरेक्टली घुसने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कवर कर देना चाहता हूँ यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है और आप लोग इसे मिस कर दोगे। अगर आप थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट कर दोगे तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस टॉपिक को मिस करें, क्योंकि जो क्वेश्चन, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं एग्जाम के अंदर, अगर मैं बात करूँ जो CSIR नेट के अंदर पार्ट 2 के अंदर, पार्ट B के अंदर जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ईजी क्वेश्चंस तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो आपसे यूनिट्स के अंदर खेलता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ कि वो आपको एक सिस्टम दे देगा जिसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और वो आपसे पूछेगा कि इसका वर्क डन क्या है। आपसे वो पूछ लेगा वर्क डन किलो जूल के अंदर, या फिर आपसे पूछ लेगा वर्क डन वो कैलोरीज के अंदर। अब आपके पास जो प्रेशर गिवन है वो एटमॉस्फेयर में गिवन है, आपका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो लीटर के अंदर चेंज हो रहा है। तो आप अगर वहाँ से वर्क डन निकालोगे तो जो आपका वर्क डन निकल कर आएगा वो किस में निकल कर आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर में निकल कर आएगा। लेकिन जो आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे एग्जाम के अंदर वो आपको कैलोरीज के अंदर होंगे, जूल के अंदर होंगे, या किलो कैलोरी के अंदर होंगे। तो आप किस तरीके से उन्हें कन्वर्ट कर पाओगे, आप आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन आपको अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो आप सही आंसर को टिक वहां पर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट कन्वर्जन को यहां पर पढ़ लेते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो वहां पर यूनिट कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया किस तरीके से जो है वो CSIR के अंदर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, और काफी ज्यादा क्वेश्चन अब तक पूछ भी लिए गए। जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, वहां मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट कन्वर्जन का कितना बड़ा रोल है, और उस टाइम आप बोलोगे कि मैंने आपको बताया नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि यूनिट कन्वर्जन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते वक्त। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं यूनिट कन्वर्जन को पढ़ना शुरू कर दूँ। अब केमिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत सारे यूनिट्स हैं। आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, लाइट है, आपके पास करंट है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं केमिस्ट्री के अंदर वेरिएबल्स। तो कौन कौन से वेरिएबल्स आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स जो है आपको आगे जाकर, यानी कि जब आप थर्मोडायनामिक्स से किसी भी लेवल तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर भी आपके पास कौन कौन से वेरिएबल होंगे, उसका जवाब आपको कौन देगा, उसका जवाब आपको देगा बेसिक डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स की। किस तरीके से आप लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हो, आपको पता होना चाहिए आपको थर्मोडायनामिक्स को कैसे पढ़ रहे हो, ताकि आपको ये पता हो कि कौन कौन से वेरिएबल्स आप लोग देखने वाले हो थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो उन सब की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है अलग से, बिफोर वी स्टार्ट discussing conversion, unit conversion, we should know the variables which will come across during this chapter। कौन कौन से वेरिएबल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उन सब चीज़ों की बात मैं यहाँ पर अभी आपके सामने करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कैसे करते हैं। एक डायग्राम, जो डायग्राम अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, ये डायग्राम आप लोग 10th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर एक गोला बना होता है, गोले के बाहर लिखा होता है यूनिवर्स, अंदर एक और छोटा गोला होता है जहाँ लिखा होता है सिस्टम, बाहर लिखा होता है सराउंडिंग। तो ये डायग्राम आप लोग क्लास 11 से देखते हुए आ रहे हैं, और इसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं। और ये डायग्राम आपको बताने वाला है कि कौन कौन से वेरिएबल आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, और तब हम लोग देख लेंगे कि वो जो वेरिएबल हैं उनकी यूनिट कन्वर्जन हम लोग पहले से स्टडी कर लेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर आखिर ऐसा क्या है, तो मैंने यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वी स्टडी थर्मोडायनामिक्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम होता है, हमारे पास सराउंडिंग्स होती है, और हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्स होता है। तो ये चीज़ आपको पता ही है कि आप लोग अब से देखते हुए आ रहे हैं इस डायग्राम को, जहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है कि जो एक आपके पास सिस्टम होगा, एक आपके पास क्या होगा, एक आपके पास सिस्टम होता है, एक आपके पास सराउंडिंग होगा, और एक आपके पास क्या होगा, यूनिवर्स होगा। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या है, यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, और जो इनके बीच की जो लेयर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब ये बाउंड्री क्या हो सकती है, रियल भी हो सकती है, ये बाउंड्री क्या हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। कब ये रियल होगी, कब ये इमेजिनरी होगी, इसका पता आपको कब चलेगा, जब आपको पता हो कि आखिर सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, आपको उनके बारे में पता हो कि सिस्टम सराउंडिंग थर्मोडायनामिक्स में क्या कर रहे हैं, क्या है सराउंडिंग आपके पड़ोसी घर वाले हैं, या क्या है ये सराउंडिंग। तो उसके बारे में, उसके लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है बेसिक डेफिनेशन क्या होती है सिस्टम की, सराउंडिंग की और यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स की डेफिनेशन तो क्या है, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अर्थ की बात कर लीजिए, प्लूटो की बात कर लीजिए, नेपट्यून, जो भी इस दुनिया के अंदर है वो क्या है, वो यूनिवर्स के अंदर है। अब अगर सब कुछ ही यूनिवर्स है तो सिस्टम और सराउंडिंग तो उसका पार्ट होंगे ही होंगे। तो वो चीज़ आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये चीज़ आपको नई तो है नहीं आपके लिए, कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो क्या होते हैं, यूनिवर्स का एक पार्ट होते हैं। तो अब देखते हैं सिस्टम की आखिर डेफिनेशन क्या है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन। जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, मेरा सिस्टम है। अगर आप लैब के अंदर कोई रिएक्शन कर रहे हैं, आपके हाथ में कोई टेस्ट ट्यूब है, अगर आप उस टेस्ट ट्यूब को इस टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल क्या है आपके लिए, वो सिस्टम है, राइट। और जो उसके बाहर की चीज़ है, जहाँ जो चीज़ उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो चीज़ उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो क्या हो जाएगी, मेरी सराउंडिंग हो जाएगी। तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, सराउंडिंग इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज़ इंटरेक्टिंग विद सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है वो मेरा क्या है, सराउंडिंग है। अगर आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के साइड में एक और टेस्ट ट्यूब रखी हुई जिसके अंदर एक अलग केमिकल है, यहाँ पर एक अलग केमिकल है, और ये केमिकल और दूसरा केमिकल, दोनों केमिकल, जो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो केमिकल रखे हुए हैं वो आपस के अंदर किसी भी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उनकी कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। तो इस टेस्ट ट्यूब के लिए
ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है सराउंडिंग नहीं होगी। सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग सिर्फ वो पार्ट होगा जो इस सिस्टम को क्या कर रहा हो, इन्फ्लुएंस कर रहा हो, इस सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा हो, फ़र्क पैदा कर रहा हो। अगर मैं यहाँ से हीट दे रहा हूँ तो जो हीट दे रहा हूँ वो इस सिस्टम टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रही है, तो यहाँ पर जो मैं हीट दे रहा हूँ, जो बर्नर है वो इसके लिए सराउंडिंग होगा, ना कि वो दूसरी टेस्ट ट्यूब साइड में रखी हुई है। और लैब के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए हैं, वो सब केमिकल इसके लिए सराउंडिंग नहीं है। सराउंडिंग सिर्फ वो चीज़ है जो इसको क्या कर रहा हो, जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, जो इसके साथ क्या, जो उसको क्या कर रहा हो, इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो वो चीज़ मेरी क्या होती है, सराउंडिंग होती है। अब बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स सिस्टम और सराउंडिंग। यानी कि एक ऐसा सरफेस जो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, और जो सेपरेट कर रहा हो सिस्टम को सराउंडिंग से, उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब ये बाउंड्री कब रियल होगी, ये बाउंड्री कब इमेजिनरी होगी, अब वो सोचने वाली बात है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास दो कमरे हैं जो बिल्कुल अटैच हैं, दो कमरे बिल्कुल अटैच है और बीच में क्या है, एक दरवाज़ा है। आप उस दरवाजे को भी क्लोज रखिए और आपको करना है, आपको उस कमरे का टेम्परेचर नापना है, राइट। और बीच में जो है वो क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। अभी जो भी बीच में बिल्कुल भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक दरवाजा है और दरवाजा बंद है, तो कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रहा है। और आप कमरे ए के अंदर, मान लीजिए आपके पास दो कमरे हैं, एक कमरा आपके पास ये है और एक कमरा आपके पास ये है, बीच में यहाँ पे क्या है, दरवाज़ा है। और आप इंटरेस्टेड हो इस ए कमरे का टेम्परेचर कितना है, और ये दो आपके पास कमरे हैं ए और बी, और आपको जो चीज़ ढूंढनी है यहाँ पर, आपको पता करना है कि आखिर इस ए कमरे के अंदर टेम्परेचर मेरा क्या है। तो आप खड़े हो इस कमरे के अंदर, आप लोग यहाँ पर टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो, तो इस टाइम के ऊपर आपकी जो बाउंड्री है वो क्या हो सकती है। आपको पता है कि मेरा पूरा जो कमरा है वो पूरा क्लोज है, तो चारों जो बाउंड्री, जो उसकी दीवारें होंगी, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। इस दीवारों के अंदर से ना कोई हवा जा रही है, ना कोई ठंड आ रही है, फिलहाल थोड़े टाइम के लिए तो नहीं आती है दीवारों के अंदर से। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि जो मेरी बाउंड्री है यहाँ पर, वो मेरा क्या है, वो मेरी बाउंड्री जो है वो रियल है। आप उस बाउंड्री को देख सकते हो, दीवारें जो आप देख आपके सामने, उसे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन अगर मैं इस दरवाजे को यहाँ से खोल दूँ, मैं इस दरवाजे को ओपन कर दूँ, जहाँ पर मैं बोलूँ कि आपको जो एयर पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं, और मैं आपको बोलूँ कि जो मेरा कमरा ए है वो T1 टेम्परेचर के ऊपर था, कमरा जो बी था वो मेरा T2 टेम्परेचर में, कि दोनों रूम के अंदर जो टेम्परेचर अलग अलग है, और मैंने कमरा खोल दिया, तो आपको पता है जो गैस है वो क्या मूव करेगी, गैस जो है वो गर्म से ठंडे की तरफ मूव करने लगेगी, राइट। तो अब यहाँ से इस दरवाजे के थ्रू क्या होगी, गैस मूव करेगी। अब आपको क्या करना है, आपको कमरे ए का क्या करना है, टेम्परेचर को नोट करना है। लेकिन आप क्या इस दरवाजे के आसपास किसी बाउंड्री को देख सकते हैं जहाँ पर मूव कर रही है? क्या आप कोई लाइन खींच सकते हैं, क्या आप कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसको आप बाउंड्री कह सकें, जहाँ पर बोल सकें कि बस इसके इधर ही चीज़ें जा रही हैं और इसके इधर चीज़ें जा रही हैं? वो बाउंड्री वहाँ पर क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे तो गैस जो है वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, और आप वहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे जहाँ पर आप बोल सको कि इस टाइम पे जो मेरी बाउंड्री है वो क्या है, रियल है। तो ध्यान रखिएगा, जो बाउंड्री है इस केस के अंदर वो रियल भी हो सकती है, और बाउंड्री मेरी क्या हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें मेरी यहाँ पर हो सकती है। तो अभी तक आपने देखा कि आप थर्मोडायनामिक्स स्टडी कैसे करते हो, आप थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हो सिस्टम से, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। अब यूनिवर्स सब कुछ हो गया, सराउंडिंग क्या हो गया, जो सिस्टम को अफेक्ट करे। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम मेरे पास कितने टाइप के होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको क्लोज सिस्टम, दूसरा आपको मिलेगा ओपन सिस्टम, और तीसरा आपको मिलेगा आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस सिस्टम में डिफरेंस क्या है, तो इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए जो आपके सामने मैंने यहाँ पर बनाया गया। पहले आप इन सिस्टम को समझिए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि अगर सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है, आपके पास किस टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। देखिए, सिस्टम आपके पास 3 टाइप के हैं, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है और आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। जो मेरे पास ओपन सिस्टम होता है उसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज और मैटर एक्सचेंज क्या है, अलाउड है। यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर आप मैटर को डाल भी सकते हो, एनर्जी को डाल भी सकते हो, एनर्जी को निकाल भी सकते हो, मैटर को डाल भी सकते हो और मैटर को निकाल भी सकते हो। मैटर मेरा क्या है, समथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि कोई भी चीज़ जिसका मास वॉल्यूम होता है उसको आप सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड हो, जिसके अंदर आप कोई अमाउंट यानी कि कोई भी मैटर को आप एंट्री ना करा सको, वो सिस्टम मेरा क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा। और एक सिस्टम मेरे पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जिसके अंदर ना तो एनर्जी का आप डाल सकते हो, ना आप मैटर को डाल सकते हो, ना आप वहाँ से एनर्जी निकाल सकते हो, और ना ही उसके अंदर से मैटर को आप बाहर निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये डेफिनेशन होती है सिस्टम की। अगर मैं आपको समझाऊँ केमिस्ट्री
केमिस्ट्री के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर आपके पास कोई वेसल है जिसके ऊपर कोई टेस्ट ट्यूब है आपके पास, जिसके अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर वो टेस्ट ट्यूब मेरी ऊपर से ओपन है, राइट, और आपके टेस्ट ट्यूब नीचे से आप उसको बर्नर के ऊपर लगा के रखे हुए हो, अब आप नीचे जब आप उसको बर्नर को ऑन करोगे तो जो आप हीट है वो टेस्ट ट्यूब की इस बाउंड्री, जो ग्लास होगा उसको बाउंड्री है यहाँ पर, राइट, तो वो जो मेरी बाउंड्री है इस वाले पार्ट में मेरी बाउंड्री क्या हो गई, रियल बाउंड्री होगी। आप इस बाउंड्री को यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन ये जो मेरी टेस्ट ट्यूब ऊपर से ओपन है आप यहाँ पर किसी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये मेरी जो ऊपर की बाउंड्री है वो मेरी क्या हो जाएगी, इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएगी। तो जो मेरी ऊपर की बाउंड्री है वो इमेजिनरी है और नीचे की बाउंड्री क्या है, मेरी रियल है। तो जब आप गैस को ऑन करोगे तो जो आपकी जो हीट एनर्जी है वो ग्लास के थ्रू क्या हो सकती है, सोल्यूशन के अंदर जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। आप इसे बर्नर के ऊपर रखो, एनर्जी अंदर चली जाएगी। आप इसे फ्रिज के अंदर रख दो, एनर्जी बाहर निकल आएगी। तो एनर्जी का एक्सचेंज यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू हो सकता है। साथ ही साथ मैंने टेस्ट ट्यूब को ओपन रखा हुआ है, यानी कि आप इसके अंदर और सोल्यूशन को ऐड भी कर सकते हो, पीपेट डाल के आप सोल्यूशन को निकाल भी सकते हो, राइट। तो अगर आपके पास कोई ओपन टेस्ट ट्यूब है तो उसे मैं किसकी तरह कंसिडर कर सकता हूँ, वो मेरा क्या हो गया, एक ओपन सिस्टम हो गया। अगर मैं इसी टेस्ट ट्यूब को ऊपर इसके लिड लगा के इसको बंद कर दूं, राइट, तो आप सिर्फ एनर्जी को डाल सकते हो अंदर, इस इमेज इस रियल बाउंड्री के अक्रॉस आप एनर्जी को अंदर डाल सकते हो। आप डाल सकते हो, हीट को अंदर डाल सकते हो, फ्रिज में रखोगे हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो आप यहाँ पर अगर आप इसको फ्रिज में रखो या कहीं भी रखो, आपका अगर ऊपर से लिड है तो क्या आप इसके अंदर कुछ चीज़ डाल पाओगे, नहीं डाल पाओगे। दैट मीन्स इसके अंदर जो मैटर का जो ट्रांसफर है वो अलाउड नहीं है, लेकिन आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस सिस्टम को मैं बोलता हूँ क्लोज सिस्टम। और एक होता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ पर मैं इस बाउंड्री को बाहर से भी सील कर दूँ, इंसुलेटेड वायर से सील कर दो। अगर आप हीट भी डालोगे तो वो हीट सिस्टम के अंदर, हीट टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं जा रही। तो यहाँ पर एनर्जी अंदर जा रही है और ना ही यहाँ पर अमाउंट, क्योंकि मेरा लिड बंद है तो मैं यहाँ पर मैटर भी नहीं डाल सकता। तो ये मेरा सिस्टम क्या हो गया, ये मेरा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे पास, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, आप अच्छे से यहाँ पर समझ जाओगे आखिर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ये आपके पास होता है ओपन सिस्टम, जहाँ पर आपका जो बीकर है, यहाँ पर मैंने बीकर लिया हुआ है, मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझाया उसमें मैंने आपको टेस्ट ट्यूब लेकर समझाया। यहाँ पर जो मैंने बीकर को लिया हुआ है, अगर मैं इस बीकर के नीचे बर्नर को रख दूँ तो मेरी जो हीट है वो यहाँ से क्या जा सकती है, अंदर जा सकती है। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर की हीट को क्या निकाल सकता हूँ, बाहर भी निकाल सकता हूँ। और अगर जो मेरा ऊपर का जो ये वैसल है मेरा ओपन है इस टाइम पे, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये पानी है वेपर बन के क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या जा रहा है, मेरा बाहर जा रहा है। तो मैटर का एक्सचेंज भी यहाँ पर पॉसिबल है और हीट का एक्सचेंज भी यहाँ पर पॉसिबल है। इसे मैं क्या बोलता हूँ, ओपन सिस्टम बोलता हूँ। फिर मैं बात करता हूँ क्लोज सिस्टम की। यहाँ पर मैंने ऊपर क्या लगा दिया, इसको क्लोज कर दिया है। अब मैं अगर मैं इसको हीट भी करूँगा तो जो मेरा वेपर बनेगा वो मेरा वेपर क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा। वो वेपर इस बोतल से बाहर नहीं निकल सकता। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो है वो हीट एनर्जी तो अलाउड है, हीट का ट्रांसफर तो क्या है, अलाउड है, लेकिन मैं यहाँ पर अमाउंट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ना तो मैं कुछ बाहर से डाल सकता हूँ और ना ही मैं कुछ अंदर से डाल सकता हूँ। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और यहाँ पर जो है मैंने इसकी बाउंड्री को भी इंसुलेट कर दिया, तो ना तो मैं यहाँ पर हीट दे सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ से कुछ अमाउंट बाहर निकाल सकता हूँ। इस टाइप की सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या है, अगर मान लो आपके पास कोई सूप है, आपके पास कोई बाउल है, उसके अंदर आपने सूप डाला हुआ है, वो सूप भी क्या है, गर्म है। तो जब वो सूप के अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है जो गर्म है, अब जब धीरे धीरे वो ठंडा होगा तो जो पानी का जो वेपर्स बन के पानी जाए थोड़ा थोड़ा उड़ता है। आप लोग अगर सूप को थोड़ी देर रख दोगे तो थोड़ा बहुत जो उसका वॉल्यूम भी है थोड़ा बहुत कम हो जाता है। वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि आपको दिख सके, लेकिन कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो उसके अंदर का पानी होगा वो स्टीम बन के क्या हो जाएगा, हवा के अंदर चला जाएगा, राइट। आप साथ ही साथ इसके अंदर कोई मसाला डाल सकते हो। आप लोग इसके अंदर काली मिर्च डालो या कुछ भी डालो, नमक डालो, मिर्च डालो, तो यानी कि आप कुछ ना कुछ इसके अंदर अमाउंट भी ऐड कर सकते हो। आप चीज़ डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर, राइट। तो एक तरीके से ये जो मेरा बाउल होगा सूप का, ये मेरा किस तरीके का काम कर रहा है, ये एज ए ओपन सिस्टम काम कर रहा है, जहाँ पर जो है हीट भी बाहर निकल सकती है और हम लोग किसी अमाउंट को अंदर डाल सकते हैं या फिर सूप के अंदर से कोई चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। अगर मैं सूप को ऊपर से कवर कर दूँ, तो जो अंदर का जो मेरा पानी अगर स्टीम भी बनेगा तो वो इस कवर के लगकर वापस सूप में चला जाएगा। थोड़े टाइम बाद कंडेंस होकर वापस चला जाएगा। ये क्या होता है, इवेपोरेशन भी होता रहेगा, साथ साथ कंडेंसेशन भी होता रहेगा। तो जो मेरा अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। जो भी मेरा अमाउंट सूप के अंदर है वो सूप के अंदर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो मेरा क्या हो गया इस टाइम के ऊपर, मैंने यहाँ पर अमाउंट का चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको, आप सूप को बाहर रखोगे थोड़ा टाइम कमरे के अंदर, आप गर्म सूप को बाहर रख दोगे तो वो थोड़ा टाइम बाद ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो सूप के अंदर की हीट एनर्जी है वो आपने थोड़ी बहुत क्या निकाल दी, बाहर निकाली, तभी तो वो ठंडा हुआ।
अगर उसकी हीट बाहर नहीं निकलेगी तो ठंडा कैसे होगा? वो ठंडा कैसे हुआ? जब उसके अंदर की हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो ये जो सिस्टम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ थर्मस बोतल की, जिसके अंदर हम लोग चाय को गर्म रखने के लिए रखते हैं, तो ये एक ऐसे इंसुलेटर की तरह काम करता है। या अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी सिस्टम जो है वो 100% आइसोलेटेड नहीं होता। थर्मस के अंदर भी आप चाय को गर्म कर सकते हो, आप चाय को 1 घंटा 2 घंटा गर्म रख सकते हो, लेकिन उसके बाद उसके अंदर से भी वो चाय भी ठंडी होने लग जाती है। दैट मीन्स जो थर्मस के अंदर जो चाय है उसकी हीट भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाती है। तो रियल लाइफ के अंदर कोई भी सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड नहीं होता। या तो वो क्लोज होगा या तो वो क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा। तो बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और मैंने यहाँ पर आपको अलग से डायग्राम में बताया हुआ है कि जो मेरा ओपन सिस्टम होता है उसके अंदर क्या हो सकता है, एनर्जी इन हो सकती है, एनर्जी आउट हो सकती है, एनर्जी आ सकती है, एनर्जी जा सकती है, मास इन हो सकता है, मास आउट हो सकता है। और ये मेरी क्या हो गई, सिस्टम की बाउंड्री हो गई, जो रियल भी हो सकती है, जो इमेजिनरी भी हो सकती है। बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि सिर्फ एनर्जी का हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को अंदर डाल सकते हैं, एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं। मास का ट्रांसफर यहाँ पर अलाउड नहीं है, मास को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और यहाँ पर मेरी ये क्या हो जाएगी, सिस्टम की बाउंड्री हो जाएगी, जो कि रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया है कि सिस्टम क्या होता है। हम लोग थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हैं सिस्टम से। सिस्टम 3 टाइप के हैं, ओपन है, क्लोज है और आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम होता नहीं है, और यानी कि हम लोग बात करने वाले सिर्फ ओपन सिस्टम की और क्लोज सिस्टम की। तो मैंने अभी तक आपको बताया एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ इस डायग्राम से आप बता पाओगे कि पूरी की पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपके पास कौन कौन से वेरिएबल हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी को हम लोग डाल भी सकते हैं, एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं। अब एनर्जी का यानी कि मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, आप किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे डालोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे हाथ में केमिकल एनर्जी है, मैंने सिस्टम में डाल दी केमिकल एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है। आप किस तरीके से सिस्टम के अंदर एनर्जी डाल सकते हो, किस तरीके से सिस्टम की एनर्जी निकाल सकते हो। आप या तो उसको क्या करोगे, या तो आप उसको हीट कर सकते हो, या फिर आप उसके ऊपर कोई वर्क कर सकते हो। यानी कि बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको या तो हीट सप्लाई करनी पड़ती है, या फिर आपको उसके ऊपर कोई काम करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई बीकर है, उसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, अगर आप ऊपर से काम करोगे तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो पास आ जाएंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिकली आप उस पिस्टन को दबा के उसके ऊपर जब काम कर रहे हो तो उसके अंदर की एनर्जी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो। जब आप उस बीकर को नीचे से हीट अप कर रहे हो, आप नीचे से बर्नर लगा के उसको हीट दे रहे हो, तो उसके जो पार्टिकल अंदर के वो क्या करेंगे, मूव करेंगे तेज़ तेज़। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उसके पार्टिकल्स की एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे हो। तो आप यहाँ पर एनर्जी को अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। तो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या आपके पास, या तो आप हीट दे सकते हो या फिर आप वर्क कर सकते हो। यानी कि एनर्जी को अंदर बाहर आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ हीट और वर्क के थ्रू। आप बात कर रहे हो मास की, मास के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी कि आप किसी भी सिस्टम का कोई भी अमाउंट डाल रहे हो, अमाउंट को हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं मोल से डिनोट करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी सिस्टम प्योरली आइसोलेटेड नहीं होता। तो जिस चीज़ की हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ओपन सिस्टम की और क्लोज सिस्टम की। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि ओपन सिस्टम के अंदर हम लोग एनर्जी का ट्रांसफर भी कर सकते हैं और अमाउंट का ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र कैसे करूंगा, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास या तो मैं उस सिस्टम को क्या दे दूँ, या तो मैं उस सिस्टम को हीट दे दूँ, या फिर मैं उस सिस्टम को क्या कर दूँ, उस सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर दूं। यानी कि मैं एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता हूं। इसे मैं क्या बोलता हूं, इन 2 चीज़ों को, इन्हें मैं बोलता हूं मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो मैं उसको 2 चीज़ से कर सकता हूँ, या तो मैं उसको कोई हीट दे सकता हूँ, या तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर कोई वर्क कर सकता हूँ। तो मेरा वर्क क्या होता है, मेरी हीट क्या होती है, हीट तो मेरा क्या होता है, हीट तो मेरा TDS होता है। ये आपको पता चलेगा जब हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का, जहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो मेरा DQ रिवर्सिबल, जाके चेंज जो एंट्रोपी होती है वो मेरी क्या होती है, DQ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। ये जो है आपको सेकंड लॉ के अंदर आप देखेंगे, अभी तक आपने पढ़ भी लिया होगा, 11th क्लास से आप इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो मेरी चेंज इन एंट्रोपी है वो मेरी क्या होती है, DQ रिवर्सिबल अपॉन T। बेसिकली जो मेरी ये है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा हीट जो मैं दूंगा उसके अंदर मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। हमें देखने को मिलेंगे टेम्परेचर, हमें देखने को मिलेगा क्या, एंट्रोपी। अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन की, तो वर्क डन तो मेरा PdV होता है, ये आपको पता ही है, वर्क डन तो मेरा -PdV होता है। तो यहाँ से मेरे दो वेरिएबल निकल कर आ गए, एक तो निकल कर आ गया प्रेशर और एक निकल कर आ गया वॉल्यूम। तो बेसिकली आपके पास
4 वेरिएबल यहाँ पर देखने को मिल गए। आपको देखने को मिल गया टेम्परेचर, आपको देखने को मिल गया एंट्रोपी, आपको देखने को मिल गया प्रेशर, आपको देखने को मिल गया वॉल्यूम। और साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ अमाउंट के ट्रांसफर की, तो अमाउंट को ट्रांसफर करने को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मोल से, यानी कि मैं कितना मोल किसी सब्सटेंस का डाल रहा हूँ या फिर कितना मोल उसका निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली आपको कुल मिलाकर 5 वेरिएबल्स ओपन सिस्टम में देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर की बात कर सकता हूँ मैं प्रेशर की बात कर सकता हूँ, वॉल्यूम की बात कर सकता हूँ और मोल्स की बात कर सकता हूँ। और जो मेरी एंट्रोपी होती है, बेसिकली एंट्रोपी की जो मेरी यूनिट क्या निकल कर आएगी, हीट की मेरी यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। टेम्परेचर की मेरी यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। तो बेसिकली ये क्या हो गया, जूल पर केल्विन होगी। जूल क्या होती है, एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ पर एंट्रोपी को भी क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी यूनिट लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो एंट्रोपी क्या होती है, एनर्जी पर केल्विन। तो अगर मैं एंट्रोपी की वहाँ पर चेंज करूँगा तो मैं उससे अच्छा क्या पढ़ लूँ, वहाँ पर एनर्जी की यूनिट को पढ़ लेता हूँ। तो बिल्कुल मिलाकर आपको ओपन सिस्टम के अंदर जो आपको वेरिएबल देखने को मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं। आपको टेम्परेचर आपको मिलने वाला है, आपको एनर्जी मिलने वाली है, आपको प्रेशर मिलने वाला है, आपको वॉल्यूम मिलने वाला है, आपको अमाउंट मिलने वाला है, यानी कि कौन कौन सा आपके पास अमाउंट यानी कि आपको मोल मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम के अंदर हम लोग एनर्जी को इन भी करा सकते हैं, एनर्जी को आउट भी करा सकते हैं। एनर्जी के मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक तो आप उसको हीट सप्लाई कर दो या फिर आप क्या कर दो, उसके ऊपर कोई वर्क कर दो। क्यू तो मेरा क्या होता है, क्यू तो मेरा TdS होता है, वर्डर मेरा क्या होता है, -PdV होता है। तो यहाँ से भी आपके वेरिएबल्स निकल कर आ गए कि आपके कौन कौन से वेरिएबल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, एंट्रोपी या फिर मैं बात कर सकता हूँ उसको एनर्जी बोल सकता हूँ, एनर्जी का देख लेते हैं, या फिर बोल सकता हूँ इसको प्रेशर बोल सकता हूँ, या तो मैं क्या बोलता हूँ वॉल्यूम कर सकता हूँ। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ तो कुल मिलाकर आपको 5-6 वेरिएबल आपको देखने को मिलने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। आपको प्रेशर वेरिएबल देखने को मिलने वाला है, वॉल्यूम मिलने वाला है, टेम्परेचर मिलने वाला है और क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। तो अगर आप इन सभी वेरिएबल के यूनिट कन्वर्जन अच्छे से स्टडी कर ले तो बेसिकली जितने भी आपके यूनिट कन्वर्जन थर्मोडायनामिक्स के अंदर हैं वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत है और कितने आपका काम चल जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि यूनिट कन्वर्जन के अंदर आप प्रेशर कर सकते हो, आप वॉल्यूम को पढ़ सकते हो, टेम्परेचर को पढ़ सकते हो और एनर्जी को पढ़ सकते हो, यानी कि बेसिकली हमें इन 4 वेरिएबल के जो है वो यूनिट कन्वर्जन की स्टडी यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। तो बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली प्रेशर होता क्या है, प्रेशर मेरा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है मेरी, न्यूटन होती है। एरिया की मेरी क्या होती है, मीटर स्क्वायर होता है। फोर्स मेरा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये मेरी यूनिट क्या निकल कर आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। जो प्रेशर की मेन MKS यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। और 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो मेरा 1 पास्कल होता है वो मेरा क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप प्रेशर को मेज़र कर सकते हो ATM के अंदर, आप प्रेशर को मेज़र कर सकते हो बार के अंदर। तो आपको इनके जो इंटर कन्वर्जन है, आपको ये इंटर कन्वर्जन क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। मैं इसको लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 101325 पास्कल। अब मैं यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद डॉट लगा लिख सकता हूँ 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल। 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो लिख सकता हूँ। तो मेरा क्या हो गया, 1 ATM मेरा किसके बराबर हो गया, 1 ATM मेरा बराबर हो गया 101.325 किलो पास्कल। 1 ATM मेरा किसके बराबर हो गया, 101.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। क्योंकि मैंने यहाँ से, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस लगा दिए और साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया, 10⁻5 को मैंने यहाँ पर ले दिया। और मैं क्या बोल सकता हूँ, 10⁻5 पास्कल मेरा बराबर होता है 1 बार के। या तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मेरा 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01325 बार के। तो बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। आपको इनको याद रखना है कि मेरा एक जो ATM है वो बराबर होता है 101.325 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर मेरा होता है 1 पास्कल होता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मेरा एक ATM है वो किसके बराबर है, 101.325 न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल टू 101.325 पास्कल के। मैं इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ 101.325 किलो पास्कल बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। 10⁻5 पास्कल मेरा क्या होता है, बार होता है। तो आप बोल सकते हो कि मेरा जो 1 ATM है वो इक्वल टू होता है 1.01325 बार के। तो कुछ आपको इंटर कन्वर्जन यहाँ पर याद होना चाहिए, किस तरीके से आप एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट कर सकते हो बार में, किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो ATM को पास्कल में, किस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो बार को पास्कल में। तो कुछ फॉर्मूलेज आपको यहाँ पर प्रेशर के याद होने चाहिए और इतनी कन्वर्जन आपके लिए काफ़ी रहेंगी इस चीज़ को
थर्मोडायनामिक्स के अंदर। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की कन्वर्जन की। तो वॉल्यूम के कन्वर्जन के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि 1 मीटर ऊंची लंबी चौड़ी टंकी के अंदर 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर चौड़ी लंबी और ऊंची टंकी के अंदर क्या आता है? 1000 लीटर पानी आता है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मेरा 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? मेरा 1 मीटर क्यूब मेरा बराबर हो गया 1000 लीटर के अंदर। या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको 1 लीटर मेरा किसके इक्वल हो गया? 10⁻³ मीटर क्यूब के अंदर। अब 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो फिर 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मैं इसको 6 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा इसको 1 मीटर क्यूब से, तो यहाँ से मेरे पास निकल कर आ जाएगा कि मेरा जो 1 लीटर होता है वो मेरा होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ लिखा हुआ है कि जो मेरा 1 लीटर है वो इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के, इक्वल टू होता है 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब के, इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो वॉल्यूम के लिए आपको ये 3 कन्वर्जन याद रखने हैं कि 1 मीटर ऊंची लंबी चौड़ी टंकी के अंदर 1000 लीटर पानी आता है। दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 10⁻³ लीटर के बराबर होता है। आपको इस कन्वर्जन को याद रखना है। एज सच आपको ये एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर मैं आपको पता होगा कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर के अंदर, किस तरीके से आप डेसीमीटर क्यूब को लीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको बस। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर के अंदर आपको याद रखना है कि जो मेरा एक एटमॉस्फेयर होता है वो बराबर होता है 101,325 पास्कल के बराबर होता है, इक्वल टू होता है मेरा 101.325 किलो पास्कल होता है, इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल तो मेरा बार होता है। तो आप बोल सकते हो कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार होता है। तो बेसिकली प्रेशर के आपने इंटरनल कन्वर्जन पढ़ लिए, वॉल्यूम के आपने इंटरनल कन्वर्जन पढ़ लिए। ये बहुत छोटे छोटे इंटरनल कन्वर्जन है और ये आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ एनर्जी के इंटरनल कन्वर्जन। अब एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के 3 वैल्यूज अब तक पढ़ते हुए आए हैं। हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि मेरा आर क्या होता है, मेरे आर की वैल्यू क्या होती है। आप लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जो मेरा आर होता है वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हुए। आपको हर एक कांस्टेंट की, हर एक वेरिएबल की क्या यूनिट होती है आपको पता होना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पर यूनिट के ऊपर बहुत फोकस कर रहा हूँ लेक्चर 1 के अंदर ही। जब हम आगे जाकर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो साथ साथ हम लोग यूनिट को वहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। तो जो मेरा गैस कांस्टेंट होता है वो मेरा बराबर होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल के, वो इक्वल टू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन के, वो इक्वल टू होता है 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन के। तो ये मेरे पास 3 यूनिट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। इसकी हेल्प से हम लोग एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन साथ साथ वहाँ पर देख लेंगे। और साथ ही साथ आप बस ये चीज़ याद रख लीजिए कि जो 1 लीटर बार होता है वो मेरा किसके बराबर होता है? 100 जूल के बराबर होता है। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरा 1 जूल है वो मेरा 10⁻⁻² लीटर बार के बराबर होता है। आप लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं और आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। आपको ये 2 चीज़ कन्वर्जन याद होने चाहिए और आपको गैस कॉन्स्टेंट की तीनों वैल्यूज़ कैलोरीज के अंदर, लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर और जूल के अंदर आपको याद होनी चाहिए। आप लोग एनर्जी के सभी यूनिट को एक दूसरे से कन्वर्ट कर पाओगे। किस तरीके से आप लोग कन्वर्ट करते हो एनर्जी के यूनिट को, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको जूल को कन्वर्ट करना है कैलोरी के अंदर तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ गैस कांस्टेंट, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, किस तरीके से आप उसे कन्वर्ट करोगे आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए आप बस एक चीज़ याद रख लीजिए कि कौन कौन से यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो गैस कांस्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो मेरा गैस कांस्टेंट है वो बराबर होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल के, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल के, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल के। तो आर की जो है ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ये आपको एग्जाम के अंदर कई बार आपको दे भी देता है, कई बार आपको एग्जाम के अंदर नहीं भी देता है। और सिर्फ इसकी वजह से जो है आपके आंसर गलत हो जाए तो ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा एग्जाम के अंदर। इससे अच्छा तो हमें सबसे पहले क्या कर लें, याद कर लें। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग 11th क्लास से इस वैल्यू को याद करते हुए आ रहे हैं जब से आपने आइडल कैसे इक्वेशन पढ़ी है, राइट। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको वॉल्यूम कन्वर्जन याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा 1 लीटर होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। वॉल्यूम कन्वर्जन के लिए आप लोग याद रख लीजिए कि 1 मीटर ऊंची लंबी चौड़ी टंकी के अंदर कितना पानी आता है? 1000 लीटर पानी आता है। यानी कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है?
10⁻³ लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 10⁻³ लीटर के बराबर हो गया। यहाँ से मैं तो इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा? 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये मैंने चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आपको याद रखना है प्रेशर की कुछ। प्रेशर की मेरा क्या हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो मेरा पास्कल होता है। तो मेरा क्या हो गया? 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर हो गया? 1 एटमॉस्फेयर बराबर हो गया 101,325 पास्कल के बराबर हो गया 101.325 किलो पास्कल के बराबर हो गया 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल के बराबर हो गया। 10⁻⁵ पास्कल मेरा क्या होता है? बार होता है। तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो मेरा 1 ATM है वो इक्वल टू होता है 1.01325 बार। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन जो मैंने आपको आज बताई ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए थर्मोडायनामिक्स के अंदर। जो आज का जो लेक्चर था बेसिक लेक्चर था, यहाँ पर मैंने आपको बस ये बताया है कि आखिर थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते क्या हैं, किस तरीके से हम उसे पढ़ते हैं, आखिर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या जो है इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या इसकी एप्लीकेशन है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का लेक्चर है समझ आ गया होगा। आप लोग नोट्स को जो है वो नीचे लिंक के अंदर मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो। सभी यूनिट कन्वर्जन आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको याद होने चाहिए, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर हम लोग यूनिट को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की हेल्प से एनर्जीज़ की यूनिट, एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से हम लोग कैलोरीज को कन्वर्ट कर देंगे जूल के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आप इन यूनिट्स को अच्छे से याद कीजिए। थर्मोडायनामिक्स के बेसिक लेक्चर है, आपको इसको अच्छे से याद कीजिए कि किस तरीके से आप लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर चीज़ों को पढ़ते हैं। आपके पास सिस्टम होता है, आपके पास कौन कौन सिस्टम होते हैं, अब ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, कैसे वेरिएबल जनरेट हुए, आपको पता होना चाहिए कैसे वेरिएबल जनरेट होते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, कौन कौन से वेरिएबल वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स को, कंटिन्यू करेंगे आगे, हम जाके थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।